काफ़ी दिनों से हमारे घर के सामने वाला मकान खाली था और मालिक मकान किसी मुख्तसर फैमिली की तलाश में था। जल्द ही इसको किराएदार मिल गया। ये किराएदार रऊफ नामी नौजवान लड़का था। वो नज़दीकी गांव से शहर पढ़ने के लिए आया था। वो सारा दिन बाहर रहता और रात को घर आकर पढ़ाई में मशगूल हो जाता। जल्द ही पास पड़ोस वालों ने महसूस किया कि इसकी सेहत खराब होती जाती है। जब वो गांव से आया था, सुर्ख और सफ़ेद और सेहतमंद था। बाद में रंगत पीली पड़ने लगी और दुबला भी होता गया। एक रोज़ वालिद साहिब को गली में मिला। उन्होंने पूछा, रऊफ बेटे, तुम्हें क्या हुआ है? क्या शहर का पानी रास नहीं आया जो रोज़ ब रोज़ कमज़ोर होते जाते हो? अंकल, दरअसल मैं सुबह शाम होटल से खाना लेकर खाता हूँ, जबकि मुझको बाहर के खाने की आदत नहीं है। यही वजह है कि पेट खराब रहता है। वालिद साहिब बोले, अगर तुम चाहो तो खाना हमारे घर से खा लिया करो। तालिब इल्मों का भी मुआशरे पर हक होता है। खाना तो रोज़ ही पकता है। एक आदमी का इसी में से निकल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है अंकल, जब ज़रूरत हुई बता दूंगा। इस गुफ्तगू के अगले रोज़ ही मालूम हुआ कि रऊफ अस्पताल में दाखिल है। किसी गैर मियारी होटल से खाना खाया तो फूड पॉइज़न हो गई। कॉलेज में तबीयत खराब हो गई। कॉलेज वालों ही अस्पताल ले गए। चीपर इसी को पैगाम देकर रऊफ ने हमारे घर भिजवाया था कि मैं फलां अस्पताल में दाखिल हूँ। मेरे घर से अगर कोई आ जाए तो उनको बता दीजिएगा। शायद उन्हीं दिनों इसके घर से इसका भाई या कोई रिश्तेदार आने वाला था, तभी इसने ये संदेशा मेरे वालिद को भेजा था। वालिद साहिब रऊफ की इयादत को अस्पताल गए। वो वहाँ 5 दिन दाखिल रहा। इस दिन के बाद से इसके लिए एक टाइम का खाना हमारे घर से जाता। जब वो कॉलेज से आ जाता तो बैल बजा देता, हमारा मुलाजिम इसको खाना दे आता। रऊफ ने बहुत इसरार किया कि वो खाने की रकम हर माह दिया करेगा, लेकिन वालिद साहिब ने मना कर दिया कि कोई बात नहीं, हमसायों का भी हक होता है। कुछ दिन बाद हमारा मुलाजिम छठी पर चला गया। वालिद साहिब तो दुकान पर होते थे, लिहाजा अब रऊफ को खाना पहुंचाने का मसला था। मीर अबे दुबई में था और घर में एक छोटी बहन थी जो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी थी। इसने तो साफ मना कर दिया कि वो खाना पहुंचाने रऊफ के घर नहीं जाएगी, और वालिदा नहीं चाहती थी कि रऊफ रोज़ाना हमारे घर में खाना खाने आए, क्योंकि इस तरह लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता। अब इसका यही हल था कि जब वो कॉलेज से आता, बैल देकर दरवाजे पर खड़ा रहता और खाना लेकर अपने घर चला जाता। खाना खाने के बाद दोबारा बर्तन देने आता, बैल देता और हम बर्तन ले लेते। बज़ाहिर ये आसान काम मगर खासा मुश्किल था। कभी उम्मी फारिग ना होत तो ये फ़र्ज़ा मुझको ही अंजाम देना पड़ता। एक रोज़ वो खाना लेने ना आया, अगले रोज़ भी ना आया तो उम्मी बुरका और इसके दरवाजे पर गई। बैल दी, वो बाहर आया तो पूछा, बेटा, खाना क्यों नहीं ले रहे? कहने लगा, खाला जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बुखार आ रहा है और मुझको इस हाल की भी तकलीफ हो गई है। अच्छा बेटा, तो मैं खिचड़ी बनवा कर भेज देती हूँ। अम्मी ने मुझसे कहा कि खिचड़ी बना दो। मैंने खिचड़ी तैयार कर ली तो खाला का फ़ोन आ गया कि उनके शौहर की तबीयत खराब है और उनको अस्पताल ले गए हैं। फ़ौरन आ जाओ। वालिदा ने बुर्का सर पर डाला और खाला के घर जाने निकल गई। इनको ये भी याद न रहा कि रऊफ को खिचड़ी देनी है। काफ़ी सोच विचार के बाद बिलाखिर मैंने ही हिम्मत की। चादर लपेटने खिचड़ी ले इसके दरवाजे पर पहुंची। बैल दी, कोई जवाब ना आया। सोचा शायद रऊफ की तबीयत ज्यादा खराब है, सो हिम्मत करके इसके घर के अंदर चली गई, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था। दबे कदमों डरती डरती आगे बढ़ी। वो कमरे में ना था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनी। खिचड़ी इसके कमरे में पड़ी टेबल पर रख कर मैं उल्टे कदमों लुई तो वो वॉशरूम से निकल आया। कहने लगा, आपको जहमत करना पड़ी, शुक्रिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अम्मा को खाला के यहाँ जाना पड़ गया तभी मैं आ गई। अच्छा, बर्तन लेती जाए। इसने प्लेट में खिचड़ी निकाली और प्याली से प्याली में दही का आटा उंडेल कर बर्तन खाली कर दिए। मैंने बर्तन उठाए और घर को आ गई। इस पहली जुरत के बाद मेरी झिझक खत्म हो गई। अब जब भी हैन फारिग होती, दरवाजे से झांकती। अगर कोई गली में इधर इधर न होता तो तेजी से इसके घर के अंदर चली जाती और खाना देकर आ जाती। शुरू में हम सलाम और दुआ के सवा और कोई बात न करते थे।
रफ्ता रफ्ता हिजाब कम होने लगा और मैं ठहर कर इसके साथ थोड़ी देर कोई इधर उधर की बातें कर लिया करती थी। अभी तक महल्ले वालों को इल्म न था कि मैं उसे खाना पहुंचाती हूँ। एक रोज़ बदकिस्मती से महल्ले की एक औरत ने मुझको रऊफ के घर से निकलते देख लिया। बस फिर किया था, बात मुझसे निकलियावर को ट्योहे चढ़ी। वो एक लगाई बुझाई करने वाली औरत थी, हर तरफ इस बात को फैला दिया और यूं सारे महल्ले में बदनाम हो गई। माँ ने स्कूल से उठा लिया और इस डर से घर से मेरा बाहर निकलना बंद करा दिया कि कहीं इस मामले की खबर मेरे वालिद को ना हो जाए। अब तक तो हमारे दरमियान कोई ऐसा वैसा मामला न था, लेकिन पाबंदी लगी तो न जाने क्यों दिल को बेकुली रहने लगी। महसूस हुआ कि मेरे दिल में इसकी जगह थी जो अब इसकी जुदाई मुझे तड़पाने लगी थी। इंसान पर पाबंदियां लग जाएं तो कल्ब की शिद्दत भी दो चंद हो जाती है। अब मैं इससे मिलने की नई नई तरकीबें सोचने लगी। एक बार खत लिखकर उसके घर के अंदर फेंक दिया जिसमें लिखा था कि गली में निकलकर अपनी सूरत दिखा दो, आ कहीं तो पिल भर को मिलो। इसने इस खत का कोई जवाब ना दिया। मुझको और ज्यादा बेकरारी लगी। एक और खत लिखकर दरवाजे से झांका, देखा कि गली में कोई नहीं है तो तेज कदमों से उसके घर की तरफ गई। इसके मकान की वो खिड़की जो सहन में खुलती थी वो खुली हुई थी। हाथ आगे करके खत सहन में फेंक कर उल्टे कदमों घर में खस आए। अब रऊफ को यकीन हो गया कि जब तक वो मुझको जवाब ना देगा मैं इसी तरह मकाना हरकतें करती रहूंगी। अगले रोज इसने दोपहर के बाद हमारी बैल बिजाई। अम्मी नमाज पढ़ रही थी। मेरी छठी हिस्स ने कहा, हो ना हो ये रऊफ ही है। दबे कदमों दर पर पहुंची, झांका तो वही था। कहने लगा, मेरे मकान में मेरे कॉलेज के दोस्त और कभी क्लास फेलो भी आ जाते हैं, लिहाजा अब तुम मेरे घर में मत आना। तो फिर गली में ही मेरी बात सुन लो। आखिर तुमने मुझसे क्या बात करनी है, अभी कह दो। अभी अब्बा के आने का वक्त हो रहा है, वो अचानक आ गए तो तुम मुझसे दरिया पर मिलो। मेरी सहेली का घर वहाँ करीब है, मैं इसके घर का कहकर जाऊंगी। दिन को तो मुझे पढ़ाई करना होती है, कल से इम्तिहान शुरू है। अच्छा तो फिर रात को मिल लो। रात को? इसने हैरानी से कहा। हाँ, दरिया दो चार कदम पर तो है। रात को अम्मी अब्बा जल्दी सो जाते हैं, मैं अंधेरे में निकलकर दरिया पर ए जाओगी। देखो आज रात जरूर आना। ऐसा ना हो कि तुम ना आयु और मैं वहां तुम्हारे इंतजार में रात भर बैठी रह जाऊं। ऐसा कहकर मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अब रऊफ के पास इसके सवा चारा ना रह गया कि वो रात को दरिया किनारे जाकर बैठ जाए और मीर अलिफ इंतजार करे। इत्तेफाक के इस रोज अम्मा और अब्बा देर तक बातें करते रहे और कहीं 12 बजे तक सोए। जो नहीं वो सोए। मैंने दबे कदमों सहन उबूर किया और आहिस्ता से कुंडी खोल गली में झांका। आसमान पर सितारों की मध्यम रोशनी थी। गली सुनसान थी और वहां दूर दूर तक कोई ना था। जाने दिल की लगी का कियाजवर और जज्बा होता है कि इंसान ना आंधी देखता है और ना तूफान, इंसानों का खौफ रहता है और ना भूत प्रेत का। तेज तेज कदम उठाती तकरीबन 7 मिनट में दरिया किनारे जा पहुंची। अगरचा मुझे आने में देर हो गई थी तो भी यकीन था कि वो वहां जरूर मेरा इंतज़ार होगा। हजारों वसवसों का खौफ दिल पर उठाए जब मैं दरिया की पहली तक पहुंची तो देखा कि वहां रऊफ न था, क्योंकि यहाँ बैठकर इंतजार करने की जगह बस यही एक ये पहली ही थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो कोई बैठा नजर आ गया। मैं समझी रऊफ है जो मेरा इंतजार कर रहा है। जब जरा और आगे गई तो क्या देखा कि वहां रऊफ तो नहीं, कोई और बैठा है। मैं डर कर वापस पलटने लगी तो वो बोला, डरो नहीं बहना, मुझे रऊफ ने भेजा है। इसको सख्त बुखार है, वो मेरे घर में लेटा है, तुमको बुला रहा है। मैंने कहा, रात आधी हो चुकी है, अब तुम्हारे घर गई तो वापस अपने घर कब पहुंचूंगी। मीरू घर ज्यादा दूर नहीं है और तुमको रऊफ के पास ज्यादा देर रुकने की क्या जरूरत है। अब आ गई हो तो उसकी बात सुन लो। ये लो, इसने पर्चा लिखकर मुझे दिया है, खुद पढ़ लो। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है, अंधेरा था, भला मैं क्या पढ़ती। तब इसने जेब से ताश निकाली और पर्चे पर डाले। मैंने पढ़ा। लिखा था, मुझको शदीद बुखार है, 2 घड़ी देखने को आ जाओ। अंदाज तहरीर इसी का था। मैं उसकी तकलीफ का सोच कर तड़प उठी। बगैर सोचे समझे इसके दोस्त के पीछे पीछे चल दी। जरा आगे आए तो स्कूटर नजर आया। वो बोला, इस पर बैठ जाओ, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे।
तुमको वापस भी इसी सवारी पर ले उहेगा, ना जाने किधर किस रास्ते वो मुझे ले चला। उस वक्त मेरी मत मारी गई थी। रऊफ के बुखार का सुनकर उसके पीछे चल दी, हालांकि मुझे वापस घर को पलट जाना चाहिए था। रऊफ की सोचों में ऐसी डूबी हुई थी कि अंदाजा न हो कितनी दूर चली आई हूँ। जब एक मकान के सामने स्कूटर रोककर उसने उतरने का कहा तो मुझे होश आया। अब मैं कुल्ली तौर पिरास के रहम व करम पर थी। मकान के अंदर पहला कदम रखते ही दिल ने कहा कि तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती की है। धड़कते दिल के साथ आधी रात को मैं एक अनजाने घर में दाखिल हो गई। तसव्वुर में रऊफ का बीमार चेहरा था और कुछ सोच न थी। जब अंदर पहुंची वहां बिस्तर जरूर बिछा था, मगर इस पर रऊफ न था। उधर उधर देखा, शायद दूसरे कमरे में हो। अभी मैं जायजा ले रही थी कि दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। वो शख्स जो मुझे लाया था दरवाज़ा बंद कर चुका था। इतने में दूसरे कमरे से दो और आदमी भी आ गए, मगर उनमें कोई रऊफ न था। मैंने पूछा, रऊफ कहाँ है? इनमें से एक बोला, इसे भूल जाओ, वो दरिया में डूब चुका है। अब हम हैं तुम्हारे रऊफ, इसके बाद क्या कहूँ? कलम तो खून के इन सोहे में डुबोकर लिखूं तो सारे बदन का लहू काम आ जाएगा। मैं कितनी बेबस लड़की, और ये इंसान नुमा दरिंदे जो कदीम बना सोचे समझे उठाया, वो मुझे किसरा ले आया। रात सर पर से ऐसे गुजरी जैसे डाइन हो। हजारों गिद्ध और चीलें चलाती हुई कानों में महसूस हो रही थी। सुबह हुई भी तो कितनी स्याहियां समेटकर मेरे दामन में ले आई। उजाला तो फिर हुआ ही नहीं। मैंने अगर एक गलती कर लेती तो दूसरी नहीं करनी थी, मगर उंगली सबसे बड़ी गलती ये की कि अब्बा के खौफ से सुबह घर पहुंचने की कोई तदबीर न की। हालांकि मैं चाहती तो सुबह घर चली जाती। जो होता सो होता। बाबुल की छत से तो न जाती, मगर मैं तो वहीं बैठी रोती रही, रूफ को कोसती रही कि इसने ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर किया था। वो खुद किसी शातिर के चलित्र का शिकार हो गया था। भौलेन से अपने किसी दोस्त को अपना राजदार बनकर मुझको ताराज होने का उनको मौका फराहम किया था। ये उकदा तो कभी खुल ही ना सका। घर जाती तो ये उकदा खिलता, लेकिन घर किस मुंह से जाती? मेरी हालत मेरी बर्बादी का नौहा थी। भला कौन मुझे कबूल करता? शायद अब्बा जान मुझको देखते ही शूट कर देते। दोपहर तक मैं रोती रही। वो लोग घर को ताला लगाकर चले गए। मैंने पास पड़ोस में झांका और ना शोर मचाया। यही जी चाहा कि अपनी बदनामी का सिहर उगाने से बेहतर है कि यही प्यासी दफन हो जाऊं। शाम को वो लोग आ गए। कहा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी है। उनके हत्थे चढ़ गए तो अखबारों में तस्वीर आ जाएगी। बेहतर है निकल चलूं। उन्होंने ना तो मुझे रऊफ तक पहुंचाया और ना मेरे घर तक, बल्कि एक कार में लाहौर ले आए और यहाँ शाही महल्ले में एक औरत के घर पर छोड़कर चले गए। इस औरत ने मुझे दिलासा दिया। वो कहती कि मुझे माँ समझो, मगर वहाँ नहीं, माँ के नाम पर धब्बा थे। वो मुझे हीरा कहकर मुतारफ कराती थी। न जाने कब तक ये हीरा इस गंदी जगह पर बिलकुत्ता कि एक रोज़ एक शख्स जो वहाँ अपना दिल खुश करने आया था, मैंने इसे अपना किस्सा सुनाकर इल्तिजा की कि मुझको मेरे वालिदैन तक पहुंचा दो। बेशक वो मुझे शूट कर दे, इस जगह रहने से तो बापा के हाथों मर जाना बेहतर है। इस आदमी को तरस आया और उसने मुझे मेरे वालिद तक पहुंचा दिया। मैं उनकी औलाद थी। मेरी खता को मुआफ करके पनाह दी, घर फरोख्त किया और मुझे एक शरीफ आदमी के प्ले बांध दिया। अब जिसके घर की इज्जत हूँ, वही मेरा सब कुछ है।